अभी जो हम बोल रहे थे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये देखो। ये थोड़ा हल्का फुल्का जान के रखो करंट वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, सिंपल सा एक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर इम्पीडेंस का जो फेज होगा उसको हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं। एक लिखते हैं यहाँ इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे और इसके बगल में इसका एंगल लिख देंगे। तो इसके बगल में इसका एंगल हो रहा है tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c डिवाइडेड बाई आर। अब ये एंगल नीचे है, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो हम इसे ऐसे लिखेंगे v/z, और ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। इसी वजह से करंट के लिए जब हम लोग फेज लिख रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो ये फेज जो है करंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गया क्यों नेगेटिव आया? यस सर। एंगल जब नीचे से ऊपर जाता है ना फेज, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में सीखा था हमने, तो वहां पर नेगेटिव साइन आता है, इसीलिए नेगेटिव आता है। तो ये कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन। देखो क्या है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c पॉजिटिव है। टेन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव तो बाहर भी वही पॉजिटिव ही निकलेगा, और बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा करंट लीड करेगा या लैग करेगा वोल्टेज को, जब ओमेगा एल इज ग्रेटर देन ओमेगा सी होगा तो पाई क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। नेगेटिव आ रहा है, और ये किसके लिए आ रहा है, करंट के लिए तो हम लोग निकाल रहे हैं फेज। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई एंगल, कितना एंगल, tan इनवर्स, और सिंपली फाई अभी जो हमने लिखा है बाई एंगल फाई। क्या बात समझ में आई मेरी? तो इसका हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन हुआ, एकदम सिंपल रखो चीजों को, एकदम मैं एक तरीके से बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लो। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका फेजर डायग्राम बनाने का आरएलसी सीरीज सर्किट में, इससे आसान तरीका नहीं होता है। इसमें क्या करोगे, मेन पकड़ लो, ये रहा मेरा करंट का एक्सिस, यहाँ पे थोड़ा डॉटेड दे दो, ठीक है, करंट हो गया। अब मुझे क्या पता है कि करंट से मेरा वोल्टेज जो होता है इंडक्टर में, वो पॉजिटिव में जाता है, लीड करता है। मतलब मैं डॉट बना रहा हूं सब, अभी किसी को सॉलिड नहीं करूंगा। इंडक्टर के लिए वोल्टेज जो होता है वो 90 डिग्री लीड करता है करंट को। और कैपेसिटर के लिए मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं, कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है 90 डिग्री, करेक्ट। और रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के लिए सेम डायरेक्शन, जिधर करंट उधर ही रेजिस्टेंस, भूलना ही नहीं है। तो मेरा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मैंने क्या कहा, कौन बड़ा है, इंडक्टर बड़ा है या कैपेसिटर बड़ा है? कौन बड़ा है? ठीक है, कैपेसिटर। इंडक्टर बना है। ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, तो कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब इन दोनों में ओमेगा और एल और ओमेगा सी में बड़ा कौन निकला, ओमेगा एल निकला। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पूरा तो नहीं होगा। और ये वैल्यू कितना होगा, ओमेगा एल, सॉरी वी एल, ओमेगा बोल रहा हूँ मैं, वी एल माइनस वी सी, इतना सा ऊपर जाएगा दोनों में डिफरेंस। और यही यहाँ से ले जाके इसको जोड़ दो, यही मेरा टोटल वोल्टेज होगा। इधर टोटल करंट हो गया, और वोल्टेज मेरा लीड कर रहा है, करंट मेरा लैग कर रहा है, दिख रहा है, लिखा हुआ है बाई एंगल फाइव। बोलो ये समझ में आया? आया समझ में? जैसे जैसे हमने इधर किया था, दूसरा केस मैं यहीं बगल में बना देता हूँ। दूसरा केस क्या होगा, उल्टा, व्हेन ओमेगा एल इज लेस देन ओमेगा सी, देन ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इज व्हाट, लेस देन जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स, और यहां पर है ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख देना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लियर हो रहा है या नहीं?
स्कूल में हो चुका है ये? यस सर। ये हुआ था ये सब फेज एंगल निकालना, समझ में आया था? सर नहीं सर, इतना तक नहीं हुआ था। तो देखो डायग्राम करके ओमेगा थोड़ा। एल यहाँ पर बड़ा था तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी पॉजिटिव आया था, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव तो टोटल नेगेटिव, इसीलिए करंट लैग हो गया। अब ओमेगा एल छोटा है ओमेगा सी बड़ा है, तो अंदर का चीज नेगेटिव हुआ, नेगेटिव अंदर होगा तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फेज मेरा पॉजिटिव हो गया। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट करंट लीड करेगा इस बार, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल फाई। अब इसका फेजर डायग्राम एक ही प्रिंसिपल से बनाओगे, एकदम नहीं कंफ्यूज होना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और इस रेफरेंस लाइन को पकड़ लेंगे करंट यहाँ, और हमें फिर क्या पता है कि मेरा करंट के साथ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमेशा 90 डिग्री लीड करता है, तो ऐसे डॉटेड लाइन देके बना दोगे। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 90 डिग्री लैग करता है, कैपेसिटर 90 डिग्री लैग करता है। ये इन जनरली जो होती है बातें वो बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जिधर मेरा करंट होता है उधर ही काम करता है रेजिस्टेंस, तो जिधर मेरा करंट है वही होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, इंडक्टर बड़ा है या कैपेसिटर बड़ा है, कैसे दिखेगा हमें, वो हमें दिख जाता है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है। सेकेंड केस में मेरा कैपेसिटर बड़ा है, कैपेसिटर बड़ा है तो इन दोनों को मिला के मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, VC माइनस VL ये नीचे आएगा, और इतना ही मेरा क्या होगा, यहां से इसको जोड़ लोगे, ये रिजल्टेंट हो गया वोल्टेज, और ये यहाँ पर मेरा वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। क्या बात समझ में आई, बोलो, बना पाओगे ये सारा ग्राफ? क्लियर? से एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एनी डाउट? एम आई ऑडिबल? Ananth, your voice is not clear. So, okay. So, resonance. रेजोनेंस क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी एक बार इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन सेट होते हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, रेजोनेंस क्या था हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में, फिर से एक बार देख लो। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस रिप्रेजेंट, रेजोनेंस रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्टेट, particular state of the circuit, particular state of the circuit when the current or voltage, when the current or voltage in the circuit is maximum or minimum, ठीक है। ये एक ऐसा कंडीशन होता है किसी भी सर्किट में जब उसके अंदर का वोल्टेज या करंट या तो मैक्सिमम हो जाता है या मिनिमम हो जाता है। जनरली हम लोग करंट को मैक्सिमम कंडीशन के लिए चूज करते हैं, जनरली जो होता है करंट मैक्सिमम के लिए चूज करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। इट इज हैपन इन बोथ, रिमेंबर, इट इज हैपन इन बोथ सीरीज as well as parallel RLC circuit।
सीरीज आरएलसी सर्किट में जैसे हमने देखा, उसी तरह पैरेलल आरएलसी सर्किट में भी होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। अगर तुम्हारा वॉइस क्लियर ना हो तो तुम चैट सेक्शन में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंडीशन क्या होता है फॉर रेजोनेंस, वो अभी हमने देखा था। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमेशा याद रखोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हो जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा सी। तो फिर इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी जो आता है था, वो ऑलरेडी तुमको पता है 1/2π√LC। इसको हमने प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में डिराइव किया है, देख सकते हो। और ऐसी कंडीशन में हमारा इम्पीडेंस जो हो जाता है, Z बराबर हमारा हो जाता है ओनली R, क्योंकि यहां पर इंडक्टिव पार्ट 0 हो जाता है, तो Z का वैल्यू आ जाता है R। ऐसे कंडीशन में जब हम लोग करंट निकालेंगे, करंट, और बेटर टू से रेजोनेंस करंट, सिर्फ करंट कहना अच्छा नहीं है, रेजोनेंस करंट, रेजोनेंस करंट I0 इज इक्वल टू माई वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का वैल्यू अभी देखा हमने कि कितना हो जाता है, रेजोनेंस कंडीशन में सिर्फ R के बराबर हो जाता है। तो रेजोनेंस के कंडीशन पे मुझे इतना वोल्टेज मिलता है। और पावर फैक्टर अगर हम निकालना चाहें, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। सो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस क्लास, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R होता है। सो पावर फैक्टर कितना मिलेगा हमें, पावर फैक्टर हमें मिलेगा R/R विच इज इक्वल टू 1। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल पावर फैक्टर। तो रेजोनेंस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम पावर फैक्टर मिलता है। और अगर इसका आपको बोला जाए कि इसका रेजोनेंस डायग्राम, फेजर डायग्राम बना के बताओ, फेजर डायग्राम बना के बताओ, बहुत आसान है, अभी अभी तो सिखाया मैंने फेजर डायग्राम। क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लेके करंट बना देंगे, और फिर हम बताएंगे कि मेरा जो वोल्टेज होता है ना, वो इंडक्टर के लिए वो 90 डिग्री लीड करता है करंट को, और कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री लैग करता है, ऐसे बना देंगे। और इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ मेरा रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को फॉलो करता है। तो करंट यहाँ पे तो प्योरली रेजिस्टिव ही है, मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। इसका मतलब मेरा वोल्टेज जो है और करंट जो है वो एक ही लाइन पे आ जाएगा, और मेरा वोल्टेज जो होगा वो करंट से ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो मेरा वोल्टेज यहाँ पर सेम होगा करंट की लाइन, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है ना, देखो सिर्फ रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर इंडक्टर तो है ही नहीं बचा। तो करंट जिधर होगा उधर ही मेरा वोल्टेज होगा, तो ये होगा मेरा फेजर डायग्राम। ये जस्ट मैं शो करने के लिए डॉटेड लाइन बता रहा हूँ कि हाँ इधर होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन यही है, VL बराबर VC है, तो VL बराबर VC होने का मतलब 0 हो गया, I के डायरेक्शन में वोल्टेज चला, ये हो गया फेजर डायग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट नोट कर देता हूँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस कह सकते हो। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि पावर फैक्टर कितना होता है हमारा, 1 होता है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज एंड रेजोनेंस करंट आर इन फेज। हम लोग बोल सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज एंड रेजोनेंस करंट आर इन फेज। दोनों के बीच में सेम फेज होता है, दैट इज पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1। दूसरी पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, नेट रिएक्टेंस कितना होता है। नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस का वैल्यू 0 होता है। रिएक्टेंस का मतलब पता है ना, एक्सएल। नेट रिएक्टेंस का मतलब है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, उसको नेट रिएक्टेंस कहते हैं। तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब इम्पीडेंस जो होगा मेरा वो प्योरली रेजिस्टिव होगा। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। थर्ड पॉइंट, द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम और मिनिमम। द करंट, बेटर टू से रेजोनेंस करंट in the circuit is maximum at the time of resonance. रेजोनेंस के वक्त जो करंट प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम करंट होता है, बिकॉज I0 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होता है। R के साथ और दूसरा कोई टर्म तो है ही नहीं, सबसे कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो आएगा ही, इसीलिए करंट मेरा मैक्सिमम होता है। और अगर करंट मैक्सिमम होता है तो इम्पीडेंस मिनिमम होता होगा। करंट मैक्सिमम मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम, तो इम्पीडेंस सबसे मिनिमम होता है। सो एट रेजोनेंस सर्किट गॉट मिनिमम इम्पीडेंस, है ना। वो लिख सकते हैं द सर्किट गॉट एट रेजोनेंस गॉट मिनिमम इम्पीडेंस। सर्किट मिनिमम इम्पीडेंस फॉलो करता है और मैक्सिमम करंट देता है रेजोनेंस पे। और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू का वैल्यू कितना होता है, 1/2π√/LC। ठीक है, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, रेजोनेंस का, करंट का वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ अगर पूछे एग्जाम में, देख लो कैसा होता है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना सर्किट में, ट्यूनिंग करते हैं हम लोग, जब जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो धीरे धीरे मेरा करंट बढ़ते जाता है। एक ऐसा टाइम आता है जब मेरा करंट मैक्सिमम होता है और फिर मेरा करंट कमते जाता है और फिर अपना मेन कंडीशन पे रीच कर जाता है। ये जो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज योर रेजोनेंस करंट I0। The maximum current produced is the resonance condition current and this is frequency। और ये जो फ्रीक्वेंसी पे हुआ प्रोड्यूस, ये फ्रीक्वेंसी ही है मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर दो और फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर मेरा करंट अपने पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स चला है। पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स आ गया। देखो वहां पर अगर तुम ऐसे लाइन काट के देखोगे ग्राफ में, तो दो और फ्रीक्वेंसी मिलेंगी हम, इसको हम लोग कहते हैं F1 एंड F2। ठीक है, F1 और F2 को कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे
मेरा जो पावर होता है सर्किट का वो आधा पावर पे काम करता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर पे काम करता है, पावर फैक्टर 1 हो जाता है, और F1 F2 पे हाफ पावर पे काम, इसीलिए इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये जो ग्रीन कलर का मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज योर ग्राफ फॉर करंट। यस और नो? हमारा वॉइस अगर क्लियर नहीं है तो चैट सेक्शन में लिख दो। मेरा करंट जीरो मिनिमम से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम को रीच करता है। यस, यस। ओके ओके। एंड इन अगर मेरा करंट का ऐसा ग्राफ है, ये ग्रीन कलर का जो ग्राफ है ना, ये मैं मेंशन कर दूं, ये करंट है, दिस इज फॉर करंट। और करंट अगर ऐसे फॉलो करता है तो करंट का उल्टा काम करता है इम्पीडेंस, क्योंकि याद करो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो अगर करंट जिधर काम करेगा उसका ऑपोजिट काम करेगा मेरा इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस का अगर ग्राफ तुमसे कोई बोले कि इसमें अगर इम्पोज करो, इम्पीडेंस का ग्राफ ऐसे उल्टा हो जाए। जब करंट मैक्सिमम तब इम्पीडेंस मिनिमम, ऐसा आएगा कुछ, और ये होगा इम्पीडेंस। सो फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफिक पूछता है, इम्पीडेंस बहुत रेयर है, बट इफ इट इज आस्क मे बी। दिस इज क्लियर? एक सिर्फ 2 टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट, लिटरली आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग आज और कल के अंदर ही मुझे इसका आंसर करके भेज दो। पहला जो है वो है क्यू फैक्टर, बहुत बार पूछता है एग्जाम, क्यू फैक्टर फॉर सीरीज रेजोनेंस। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है या नहीं सिलेबस में, तुम लोग मुझे बताना, ठीक है? कि पैरेलल रेजोनेंस है या नहीं, और उसके लिए क्यू फैक्टर अगर होगा तो वो बताओगे। एक ये टॉपिक बचा है, दूसरा एक पार्ट बच गया है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और डेफिनेशन, और कुछ नहीं। और तीसरा जो है रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से आधा घंटा लगेगा तुम लोगों को पढ़ने में इसको, लेकिन पढ़ो, इसका फॉर्मूला क्या है याद रखो, और हम लोग नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर न्यूमेरिकल। एनी क्वेश्चंस? सो दिस इज योर होमवर्क, आई एक्सपेक्ट कि आंसर करके आओगे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।